गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द यूपीएससी ग्रिप। और हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, जिसका बेसिक होता है हमारी एनसीईआरटी की बुक्स। तो एनसीईआरटी की बुक्स में हमने स्टार्ट की है 9th क्लास की हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नाजिज़्म। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नाजिज़्म के बारे में और हिटलर के बारे में। अब चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये दो चीज़ें देख लेंगे कि नाजिज़्म क्या है और हिटलर कौन था। अब हिटलर का नाम जैसे ही हम लेते हैं तो हमारे सामने, आई एम श्योर कि सबके सामने, एक रूड सी और एक ऐसे इंसान की तस्वीर आ जाती है जो बहुत ही रूड था, बहुत ही गुस्सैल था। और हिटलर का नाम तो हमने बहुत बार सुना है, बट बेसिकली हिटलर था कौन, उसने क्या किया था और उसकी इतनी बुराई क्यों की जाती है, ये हम इस चैप्टर के ज़रिए जानेंगे। हिटलर का ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको बता दूं कि हिटलर जो है वो जर्मनी का राजा हुआ करता था। अब जर्मनी का राजा होने के साथ साथ हिटलर का एक सपना था। हिटलर का सपना था कि वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्योर कर ले। वो खुद को एज अ गॉड ट्रीट करता था, है ना। और वो चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ वो रूल करे। अब हिटलर का फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँ। ये जो है भाई साहब, ये हमारे हैं हिटलर। ये दिखते तो बड़े शरीफ से थे, बट एक्चुअल में थे नहीं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम किया था कि अपनी लाइफ के एंडिंग में जाके इतना बुरा इनको फेस करना पड़ा, इतने बुरे इन्होंने काम किए थे कि इनके जीवन का ना कोई उद्देश्य बचा ही नहीं था। इनको एक ही ऑप्शन दिख रहा था और वो था सुसाइड। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि अपने लाइफ के एंडिंग में जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, दोनों साइड से, जब एक तरफ से अमेरिका इन पे अटैक कर रहा था, दूसरी तरफ से रशिया इन पे अटैक कर रहा था, तो इन भाई साहब के पास बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो इन्होंने फाइनली क्या किया, इन्होंने अपने साथियों को साथ लेके सुसाइड किया। तो इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में नहीं बल्कि एनसीईआरटी के सभी चैप्टर में हम एक चीज़ कॉमन देखते हैं, और वो है स्टोरीज़। जब भी हम एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो वो चैप्टर हमेशा शुरू होता है स्टोरीज़ से। और ये चीज़ जो है ना, ये एनसीईआरटी की बड़ी प्यारी चीज़ है जो कि चैप्टर्स को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। अब कई लोग कहते हैं कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ये स्टोरीज़ किसी काम की नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इन स्टोरीज़ को पढ़ने से ना हमारा इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता है। वरना आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे, फैक्ट्स पढ़ते रहोगे, तो प्रिपरेशन ना थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। और जब आप स्टोरीज़ पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा बेटरली भी समझ आएगा और ज़्यादा अच्छे से आप कनेक्ट भी कर पाओगे। तो जब हम पढ़ ही रहे हैं तो आई थिंक कि हमें पूरा ही पढ़ लेना चाहिए, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। बेसिकली जब एनसीईआरटीज़ की बात आती है तो हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने चाहिए, क्योंकि जब हम मेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते ही हैं, और हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी अगर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाए। अब हम चैप्टर की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं नाजिज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ नाजिज़्म के बारे में। तो बेसिकली नाजिज़्म क्या था, हिटलर जो भी टास्क करता था, जो भी चीज़ें परफॉर्म करता था, वो कोई एक सेट ऑफ एक्शन नहीं हुआ करता था, बल्कि वो ग्रुप ऑफ एक्शंस हुआ करता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स होकर नाजिज़्म फॉर्म करती हैं। तो नाजिज़्म कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं थी। नाजिज़्म क्या था, तो हिटलर जो भी एक्शंस करता था, जो भी हिटलर की थिंकिंग्स थी, जो भी हिटलर के थॉट्स थे, जो भी हिटलर के एक्शंस थे, उन सब को मिलाकर नाजिज़्म बोला जाता है। इस चैप्टर में जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे हम और भी ज़्यादा नाजिज़्म के बारे में समझेंगे। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में एक छोटे से बच्चे की स्टोरी दी गई है। और इस बच्चे का जो नाम है वो है हेलमत। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी गई है, और इस स्टोरी में इस बच्चे का जो नाम है वो है हेलमत। अब हेलमत कौन है, ये एक छोटा सा बच्चा है, और 1945 का ये टाइम है जर्मनी का। अब क्या होता है, जर्मनी में 1945 आते आते हिटलर जो है वो पूरी तरह से अमेरिकन और रशियन फोर्सेस से
घिर जाता है और इसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तो अब हेलमट जो है ये छोटा सा बच्चा होता है और इसके फादर जो है वो एक डॉक्टर होते हैं, एक प्रोमिनेंट फिजिशियन होते हैं, बहुत बड़े फिजिशियन होते हैं जर्मनी के। और फिजिशियन के साथ साथ ये हिटलर के बहुत बड़े सपोर्टिव भी होते हैं, ये नाजिज़म को अपना फुल सपोर्ट देते हैं। अब होता क्या है, हेलमट जो है ये छोटा सा बच्चा अपने घर में बैठा होता है और इसके साइड में ही इसके मम्मी पापा बैठे होते हैं। ये छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा की बातें सुन रहा होता है। इसके मम्मी पापा ये बातें कर रहे होते हैं कि जर्मनी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। इसके पापा एक तरफ कहते हैं कि क्या मैं अकेले जाके सुसाइड कर लूँ या अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके सुसाइड कर लूँ। इसके पापा को कुछ समझ नहीं आता। तो ये सुसाइड करने की बात क्यों कर रहे हैं ये हम आगे चल के समझेंगे। एक्चुअल में ये टाइम वो था जब हिटलर पूरी तरह से हार चुका था और हिटलर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। पूरा देश जो है वो पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड था कि हिटलर हार चुका है और हमने जो दूसरे लोगों के साथ बर्ताव किया है वैसे ही अमेरिका और रशिया के लोग भी हम पर जब जीत जाएंगे तो वो लोग भी हमारे साथ वैसा ही बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। इसीलिए हेलमट के फादर जो है वो सुसाइड करना चाहते थे। तो अगले दिन क्या हुआ, हेलमट के जो फादर हैं वो अपने बेटे हेलमट के साथ एक अच्छी सी जगह पे जाते हैं, उन जंगलों में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने लास्ट में कुछ अच्छे पल बिताए थे साथ में। वहाँ पे ये लोग हंसते हैं, अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। और अगले दिन हेलमट के पापा यानी हेलमट के फादर जब ऑफिस में जाते हैं तो ये खुद को गोली मार के सुसाइड कर लेते हैं। खुद को ये पॉइज़न पी लेते हैं, ये खुद को पॉइज़न पी लेते हैं और ये सुसाइड कर लेते हैं। अब होता क्या है, हेलमट ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने एक दिन पहले अपने मम्मी पापा की बातें सुनी हुई थी। हेलमट इसी डर से इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि 9 साल तक, लगभग 9 साल तक ये अपने घर में बिल्कुल भी खाना नहीं खाता। इसीलिए नहीं क्योंकि ये अपने पापा के डेथ के सदमे में था, सदमे में तो था ही, बट ये एक्चुअली हेलमट अपने घर में खाना इसीलिए नहीं खाता क्योंकि वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। अब उसे डर किस बात का होता है, उसे डर इस बात का होता है कि कहीं उसकी मम्मी उसको पॉइज़न दे के उसको मार ना दे, इसलिए वो अपने घर में बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और ये थी हेलमट की स्टोरी। बट हमें ये जानना है कि हेलमट ने ऐसा मतलब हेलमट के पापा ने ऐसे सुसाइड क्यों किया, वो हम पढ़ेंगे जब हम हिटलर पढ़ेंगे और नाजिज़म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से मेन जो है वो स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। अब although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. तो इसके पापा जो है हेलमट के, वो एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। ये भाई साहब जो है ये है हमारे हिटलर, तो ये हिटलर के सपोर्टर थे। और यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर। तो हम ये जानते ही हैं कि हिटलर जो है ये जर्मनी का लीडर हुआ करता था एक टाइम पे, और हिटलर लीडर कैसे बना जर्मनी का ये भी हम देखेंगे। लेकिन हिटलर के बारे में एक बात आप ज़रूर याद रखिए कि हिटलर का ना एक ही सपना था, और उसका सपना क्या था, उसका सपना ये था कि वो पूरे यूरोप को, एक तरह से देखा जाए तो पूरे विश्व को ही वो अपने कब्ज़े में लाना चाहता था। हिटलर ना रेसिज़म में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। अब ये रेसिज़म क्या है, ये कि जर्मनी में जो लोग रहते थे ना, जर्मनी के लोग अगर आप देखोगे तो बहुत ही हट्टे कट्टे, बहुत ही लंबे से, ब्लू आइज़ वाले, ब्लॉन्ड हेयर्स वाले, मतलब ऐसे येलो कलर के थोड़े हेयर्स वाले, येलो एंड वाइट कलर के उनके हेयर्स थे, और ब्लू कलर की उनकी आइज़ थी, और एकदम हट्टे कट्टे और लंबे कद वाले ये लोग दिखते हैं जर्मनी के लोग। तो ये एक पर्टिकुलर रेस है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया के लोग थोड़े से आपको ऐसे सांवले टाइप, थोड़े से काले टाइप दिखेंगे, और थोड़े पतले वतले दिखेंगे। एकदम हट्टे कट्टे तो आपको सिर्फ पंजाब में ही दिखेंगे, और बाकी साइड देखेंगे तो आपके थोड़े नॉर्मल दिखेंगे। मतलब इंडिया के लोग अगर हम देखें ना तो एक तरह से पहचान में ही आ जाते हैं कि हाँ ये भाई साहब तो इंडिया के ही होंगे। और जर्मनी के लोग वैसे ही एकदम से अलग ही दिखते थे। तो जर्मनी के जो लोग थे ना, उनकी जो रेस थी, ये रेस इसको रेस कहा जाता है, जैसा हम दिखते हैं ना इसको रेस कहा जाता है। तो जर्मनी के जो लोग थे ना, एडोल्फ हिटलर का मानना था कि जिस रेस के लोग जर्मनी में रहते हैं उसी रेस के लोग जो है वो सुपीरियर है, बाकी सब
जो भी पूरी दुनिया के लोग हैं वो इन्फीरियर है, मतलब नीचे हैं। तो हिटलर ये चाहता था कि जर्मनी के लोग पूरे वर्ल्ड पर राज्य करें, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पर राज्य करें। और इसीलिए हिटलर जो है वो पूरा अपना एरिया एक्सटेंड कर रहा था। पहले हिटलर ने फ्रांस पे कब्ज़ा किया, फिर पोलैंड पे कब्ज़ा किया, ऐसे ही करके वो इंडिया तक भी आया था। बट फॉर्चुनेटली वो इंडिया को जीत नहीं पाया था। उस टाइम पे आई थिंक चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक सम्राट थे हमारे मौर्यन एम्पायर के, जिन्होंने हिटलर को परास्त कर दिया था, बिल्कुल ही हरा दिया था। तो ये टॉपिक तो इंडिया का हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हम जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज़। अब हिटलर को ना बहुत ही ज़्यादा नफ़रत थी एक कम्युनिटी से जिसका नाम था ज्यूज़ से पता नहीं क्यों, बट हिटलर बहुत ही ज़्यादा नफ़रत किया करता था। और इसको पता है, अगर हिटलर को ज्यूज़ दिख गए ना कहीं पे, तो ये तुरंत ज्यूज़ को पकड़ लेता था, उनके बच्चों को छीन लेता था। अब ज्यूज़ का क्या करता था, ये तो इसकी बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियाँ हुई करती थी, ट्रेन जैसी, इनमें बिठा के ये ज्यूज़ को एक ऐसी जगह पे लेकर जाता था जहाँ पे ये उनको मार देता था, किल कर देता था, पूरी तरह से ख़त्म कर देता था। तो ये चाहता था हिटलर की पूरे वर्ल्ड में ज्यूज़ नाम की कोई चीज़ बचे ही ना। इसको इतनी नफ़रत थी कि ये ज्यूज़ को, जहाँ भी इसको ज्यूज़ दिखते थे ना, या जेविश पीपल इसको जहाँ भी दिखते थे, ये उनको तुरंत मार देता था। बट नाजिज़म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्स। अब ये बात आपको मैंने पहले ही बताई कि नाजिज़म जो है एक या दो चीज़ें नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ था अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। ये पूरा एक सिस्टम था नाजिज़म। धीरे धीरे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज़म वाज ऑल अबाउट। लेट अस सी व्हाई हेलमट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। हम पढ़ेंगे कि हेलमट के पापा ने उनको क्यों मारा खुद को, और उनका डर क्या था जिसकी वजह से उन्होंने खुद को मार दिया था। तो इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज। अब ये अलाइज क्या थे, देखिए हम सबको पता है कि 1939 के आसपास वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई थी, ठीक है, और ये कब तक चला था, तो 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इसमें दो ग्रुप्स थे। वर्ल्ड वॉर 2 में दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था जिसमें यूएसए, रशिया, ये सारी कंट्रीज़ थी, और दूसरा ग्रुप था जिसमें जर्मनी था और बाकी की कंट्रीज़ थी, ठीक है। तो ये जो जर्मनी के अपोज़ में सारी कंट्रीज़ थी ना, इनको कहा जाता है अलाइज, ठीक है। जर्मनी के अपोज़ में जो सारी कंट्रीज़ थी इनको कहा जाता है अलाइज। अब एक समय ऐसा आया था जब जर्मनी ने अपने अलाइज के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जर्मनी ने मई 1945 में अलाइज के सामने सरेंडर कर दिया था। अब हिटलर ये जानता था कि अगर जर्मनी हार चुका है तो अब हमने जितने इन पे जुल्म किए हैं उतने ही डबल जुल्म ये हम पे करेंगे। हो सकता है ये हमें मार डालें, जीने ही ना दे, या फिर बहुत बुरे तरीके से मारे। अब हिटलर को किसी को मारना होता था ना, तो वो क्या करता था पता है, एक बड़े बड़े रूम्स होते थे जिनको कंसंट्रेशन कैंप्स कहा जाता था। कंसंट्रेशन कैंप्स कहा जाता है। इन कंसंट्रेशन कैंप्स में ये एयर चैम्बर्स होते थे। एयर चैम्बर्स मतलब ये जो जहरीली गैस होती है ना, वो छोड़ देता था और वहाँ पे इंसान खुद ही मर जाता था। तो ये ज्यूस लोगों को मेनली हिटलर ऐसे ही मारता था, कंसंट्रेशन कैंप्स में उनको भेज देता था। और सिर्फ ज्यूस ही नहीं, बल्कि जो भी हिटलर को विरोध करते थे, जो भी हिटलर के अगेंस्ट में जाता था, जो भी पर्सन, उसको ये कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता था और वहीं पे इसको मार देता था, किल कर देता था। अब हिटलर ऐसा क्यों करता था, क्योंकि हिटलर को अपना सपना पूरा करना था। उसको अब पूरे यूरोप पे, इनफैक्ट उसको पूरे वर्ल्ड पे अपनी सत्ता जमानी थी, इसलिए ये हिटलर ऐसे एक्ट्स किया करता था। तो हिटलर को ऑलरेडी पता था कि ये सब गलत है, और क्योंकि हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में हार चुका था, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में हार चुका था, इसीलिए हिटलर ये जानता था बहुत अच्छे से कि अगर हम इनके सामने सरेंडर करते हैं तो ये लोग भी हम पे वही सब करेंगे जो हमने इनके साथ किया है। ये तो नॉर्मल बात है यार, जैसी करनी वैसी भरनी, जो हम करेंगे वो लोग भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। तो फाइनली हिटलर इतनी बुरी कंडीशन में आ जाता है कि वो क्या करता है, अपनी पूरी फैमिली को लेकर सुसाइड करता है। पूरी फैमिली को लेकर ये क्या करता है, सुसाइड करता है। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सुसाइड करने के अलावा। एट द एंड ऑफ वॉर, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट
Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity. तो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है तो न्यूरेमबर्ग नाम की एक जगह पे इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बैठता है और ये जो भी नाजी के सपोर्टर्स थे उन सबको ये सज़ा देने के लिए मेनली ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट में, पीस के अगेंस्ट में जो भी क्रिमिनल्स थे उनको ये सज़ा देता है. जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शंस came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. अब हिटलर ने जो किया था पूरे वर्ल्ड के साथ उसकी पूरे वर्ल्ड में निंदा होने लगी, पूरे वर्ल्ड में बुराई होने लगी. पूरा वर्ल्ड ये बहुत अच्छे से जानता था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिटलर ने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में कितने ज़्यादा क्राइम्स किए हैं. तो पूरा वर्ल्ड इस पर क्वेश्चंस उठाने लगा था. Under the shadow of Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected group of innocent civilians of Europe. अब जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जीनोसाइडल वॉर किया था. जीनोसाइडल वॉर मतलब वही जो रेस के टर्म पे कि जो जर्मन रेस वाले लोग हैं वही अच्छे हैं, बाकी के सब रेस को ख़त्म करना चाहिए, उनको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है. इसको जीनोसाइडल वॉर कहते हैं. तो हिटलर ने ऐसा ही किया और इसलिए हिटलर जो है उसने मास मर्डर किया था. मास मर्डर मतलब पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को ये एक साथ मार देता था. नंबर ऑफ़ पीपल किल्ड इंक्लूडेड, अब जो लोग मरे हैं उसमें लगभग 6 मिलियन जेविश पीपल थे, ज्यूज़ थे. 2 लाख के आसपास जिप्सीज़ थे. जिप्सीज़ जो है ये लोग एक अलग रेस के लोग हैं. मेनली इनका ओरिजिन जो है ये इंडिया में ही माना जाता है. तो ये इसमें भी और 2 कम्युनिटीज़ आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे. 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस और 70,000 जर्मन्स. तो यहाँ पे देखिए हिटलर ने जर्मन्स को भी मारा है. जर्मनी के जो लोग मेनली ये वो लोग थे जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, जो बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग थे. वो हिटलर कहता था कि भाई तुम लोग जीकर क्या करोगे, तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है. तो हिटलर उन लोगों को भी मार डालता था, बिल्कुल उनको जीने ही नहीं देता था. तो एक तरह से हम माने ना तो हिटलर ने खुद को ही गॉड समझ के रखा था. आज जैसे हमें राइट टू लाइफ मिलता है तो हिटलर ने इस राइट टू लाइफ का पूरी तरह से मजाक बना के रखा था. मतलब हिटलर जो चाहेगा, अगर हिटलर चाहेगा कि ये बंदा जिए तभी वो बंदा जी पाएगा. अगर हिटलर चाहेगा कि ये बंदा मुझे नहीं पसंद है तो इसको मार देना चाहिए, तो वो उसको बिल्कुल मार ही देता था, वो उसको जीने ही नहीं देता था. तो राइट टू लाइफ का ना हिटलर ने मजाक बना के रखा हुआ था बिल्कुल. नाजीज डिवाइस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल. तो बहुत ही बुरे तरीके से नाजी लोग, जो नाजी मतलब जो नाजिज़म को फॉलो करते थे, बेसिकली जो हिटलर के फॉलोअर थे उनको नाजीज़ कहा जाता है, और बहुत बुरे तरीके से ये लोगों को मारते थे. बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑश्विच. तो ऑश्विच नाम का एक किलिंग सेंटर था. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कंसंट्रेशन कैंप के बारे में बताया था. ऐसा ही एक ऑश्विच नाम की जगह पे एक कंसंट्रेशन कैंप था जहाँ पे बहुत लोगों का मर्डर किया जा चुका था बाय द फेमस हिटलर. द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ. अब ये न्यूरेमबर्ग में जो ट्रिब्यूनल बैठा था ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब क्रिमिनल्स को सज़ा देने के लिए, तो उसने 11 लीडिंग नाजीज़ को सज़ा सुनाई थी. और सज़ा क्या सुनाई थी? डेथ सेंटेंस, मतलब उनको फांसी की सज़ा दे दी गई. मैनी अदर्स वेर इम्प्रिजन फॉर लाइफ. बाकियों को इन्होंने क्या किया? बाकियों को लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल दिया. Retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. अब नाजीज़ ने इतने बुरे काम किए थे कि उनके सामने ये जो पनिशमेंट उन्हें दी गई है ना, वो भी पूरे वर्ल्ड के लोगों को बहुत कम लग रही थी. Allies did not want to be harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. अब अलाइज मतलब जो यूएसए और रशिया जैसी कंट्रीज़ थी जो जीत गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, वो जर्मनी पे ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहते थे. इसीलिए वो जर्मनी को ज़्यादा पनिशमेंट तो नहीं दे रहे थे, बट अच्छी खासी पनिशमेंट दे रहे थे. एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मन एक्सपीरियंस हुआ था उसी के बाद देखेंगे हम कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही नाजी जर्मनी की स्टार्टिंग हुई थी. क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही ना हिटलर ने अपना इलेक्शंस में वो खड़ा हुआ था, उसने जर्मनी पे सरकार बनाई थी. ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुआ था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर जो है जर्मनी के आर्मी में था, उसने अच्छे खासे मेडल जीते थे उधर, एक मैसेंजर के रूप में उसने काम किया था.
और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते एक्चुअली देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो मेन कॉज था ना वो हिटलर ही था। हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया था, रशिया पे आक्रमण किया था, अटैक किया था, तब जाके उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहाँ पे जीनोसाइडल का मीनिंग दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि जीनोसाइडल का मीनिंग क्या होता है, किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। लार्ज स्केल किलिंग को ही क्या कहा जाता है, जीनोसाइडल किलिंग कहा जाता है।